नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी 1860 के कुछ धाराओं की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 22 यानी सेक्शन 22, जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कही गई है, जिसको हिंदी में जंगम संपत्ति या फिर चल संपत्ति कहा जाता है। तो जंगम संपत्ति तात्पर्य वह है कि हर भांति की मूर्त संपत्ति, ठीक है, जिसको कि अपने एक जगह से दूसरे स्थान पे मूवेबल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, वो आपकी तल संपत्ति है, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी है। परंतु इसमें यह भी लिखा गया कि कोई किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है, इसके अंतर्गत नहीं आती है। यानी कि अगर एक घास है, ठीक है, एक पेड़ है, खड़ा है, जैसे घास खड़ी है, झाड़ियां हैं, कुछ भी है, वो भूबद्ध है, तब तक वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे उसको काटा वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो धारा 22 यही बात करती है। अब बात करते हैं धारा 23 की। धारा 23 कहती है सैदोष अभिलाभ, ठीक है, रॉन्गफुल गेन। तो रॉन्गफुल गेन क्या होता है? तो आईपीसी के जो भाषा है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर अपने इसको सरल शब्दों में समझेंगे। तो आईपीसी के अंदर लिखा गया है सैदोष अभिलाभ। सैदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वेद रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति न हो। यानी इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, पर इसमें शॉर्ट में ये बात कह रहा है कि विधि विरुद्ध साधन, यानी कि जो इलीगल वे है उससे संपत्ति का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। कोई मतलब ए है, ठीक है, संपत्ति बी की है, तो ए विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा, ठीक है, यानी इलीगल वे से बी की प्रॉपर्टी या मकान पे कब्जा कर लेता है और उससे लाभ प्राप्त करता है, तो वो सैदोष लाभ है, ठीक है। ऐसी होती है सैदोष हानि। तो सैदोष हानि क्या है? विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिसका वेद रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। यानी कि कोई जो दूसरा व्यक्ति है, यानी जो उसका वेद रूप से जिसका अधिकार है उसको हानि प्राप्त हो, उसको हानि होगी। तो यानी ये जस्ट अपोजिट है। एक व्यक्ति को सैदोष लाभ होता है, तो सैदोष हानि किसको होती है? जिसकी संपत्ति है उसको सैदोष हानि होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर कि धारा 24 की बात करते हैं। धारा 24 में कहा गया बेईमानी से, ठीक है, डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टी जिसको बात करते हैं, बेईमानी क्या है? तो आईपीसी कहती है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सैदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सैदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति को कोई लाभ करवा रहा है, दूसरे व्यक्ति को कोई हानि करवा रहा है, तो वो सैदोष अभिलाभ है, तो उसको वो बेईमानी से करेगा, ये चीज मानी जाएगी। तो इसको अपने समझने के लिए एक जो एग्जाम्पल है, केस है के.एन. मेहरा बनाम राज्य 1957 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि जहां अपराधी भारत सरकार का विमान भारत सरकार की अनुमति के बिना पाकिस्तान ले जाता है, तो अभियुक्त का आशय सरकार को सैदोष हानि करना है, उसे चोरी का अपराधी घोषित किया गया। अब धारा 25 की बात करते हैं। इस पे लिखा गया है कपटपूर्वक। तो कपटपूर्वक क्या चीज होती है? कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यानी कि कपट की भाषा मतलब कपट का अपने अंदर रखता है, वो किसी को धोखा देना चाहता है, किसी को क्षति पहुंचाना चाहता है, तो कपटपूर्वक वो कार्य माना जाएगा, ठीक है। इसके लिए केस है विमला बनाम दिल्ली प्रशासन का। अब धारा 26 की बात करते हैं, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। विश्वास कैसे करते हैं? कोई तो रीजन होता है तभी अपने किसी पे विश्वास करते हैं। तो आईपीसी कहती है कि कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का प्राप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पड़ोसी है, ठीक है, उसको भरोसा है, ठीक है, वो उससे चाचा कहता है, ठीक है, दादा कहता है, कुछ भी कहता है, उसकी शॉप है, उसमें वो जाएगा, तो उसकी शॉप पे वो विश्वास करेगा कि जो भी उसने सामान दिया है उसके चाचा ने या दादा ने, तो वो अच्छा ही दिया होगा, वो उससे घटिया नहीं दिया होगा, ना ही उससे डुप्लीकेट दिया होगा, जो कहा है उसने वह चीज़ दी होगी। तो वो उस विश्वास के कारण अगर कोई घटिया चीज़ देता है, तो वो उस विश्वास का कारण क्या है, वो विश्वास क्यों कर रहा है? कि उसका पूर्व में उसके साथ रिलेशन रहा है, इसलिए विश्वास कर रहा है। अब धारा 27 की बात करते हैं। धारा 27 कहती है, सेक्शन 27 कहता है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, यानी जो उसकी पत्नी हो, कोई मतलब व्यक्ति की पत्नी है, उसका कोई लिपिक है यानी कलरक है उसका, या उसका सेवक सर्वेंट है, तो उनके अगर संपत्ति में, अगर उनके कब्जे में कोई संपत्ति है, तो ये माना जाएगा कि जो उसका मूल मालिक है,
तो वो संपत्ति उसी की है। ठीक है, तो इसकी भाषा पढ़ते हैं अपने आईपीसी क्या कहती है। आईपीसी में लिखा गया है, जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। स्पष्टीकरण, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। और जो ये अपने बात कर रहे हैं लिपिक और पत्नी और सेवक की कब्जे की बात कर रहे हैं, तो एक इसका केस भी है जिसके अंदर एक व्यक्ति होता है, उसके पास अवैध रूप से उसकी मदिरा होती है। ठीक है, उसके घर में पाई जाती है, और एक अवैध रूप से एक पिस्तौल भी पाई जाती है, किंतु बाद में सिद्ध नहीं हो पाता है कि ये वस्तुएं उस व्यक्ति के कब्जे में ही थी। और तो जब राजस्थान हाई कोर्ट है उसने निर्णय दिया, उसने यह कहा कि मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त की पत्नी के कब्जे में अवैध मदिरा और बिना लाइसेंस की पिस्तौल है, किंतु यह सिद्ध नहीं हुआ कि उसके कब्जे में ये वस्तुएं हैं। ये वस्तुएं उसके पति के कब्जे में पाई गई है। वह इन वस्तुओं के सचेत कब्जे में पाया गया। चेलाराम बनाम राज्य 1984 का केस है ये। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 28 की, 28 की, काउंटरफिट, कूटकरण। जो कोई मतलब जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। तो भाषा पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रही है लो। तो इसमें जो बात कही गई वो ये कही गई कि एक व्यक्ति कोई मतलब कोई चीज है, ठीक है, उसकी हूबहू कोई दूसरी चीज नकल बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई चीज बनाने की कोशिश करता है, तो या फिर वो सदृश्य दिखाने के लिए प्रवंचना करता है, यानी कि कहता है कि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ है, तो वो कूटकरण कहा जाएगा। तो इसमें स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। तो स्पष्टीकरण में इस पे कहा गया, 2 स्पष्टीकरण है कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी हो, उसका आभास दिलाने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में कुछ साबुन आई थी बाजार में, निरमा की जगह नीमा आई थी, बहुत चीज़ें होती है। जैसे काफ़ी चीज़ें आती हैं, आप देखते होंगे कि नाम सेम होता है पर स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कि आपको पता चल जाता है। जहाँ नाइक होता है वो नीक कर देते हैं, रिबोक को रुबूक कर देते हैं, इस तरह से चीज़ें आती रहती है, तो वो कूटकरण करते हैं काउंटरफिट। क्योंकि बिल्कुल सेम कर देते हैं तो फिर उस पर कॉपीराइट का उल्लंघन लग जाएगा, उसको फाइन भरना पड़ेगा, इसलिए उसको चेंज कर देते हैं। दूसरे स्पष्टीकरण में लिखा है कि जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश्य कर दे, और सदृश्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश्य बनाता है, उसका आशय उस सदृश्य द्वारा प्रवंचना करने का था, या वह संभव जानता था कि एतद द्वारा प्रवंचना की जाएगी। यानी शॉर्ट के अंदर वही बात कर रहा है कि वो ये मन में उसके इंटेंशन होता है कि वो जो चीज़ बना रहा है वो उसके सदृश्य है, इसलिए वो चीज़ को बना रहा है कि ये चीज़ वही है भाई साहब, इसलिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। अब बात करते हैं धारा 29 की, दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में ये चीज़ लिखी गई है कि दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों द्वारा, यानी कोई भी पदार्थ है उस पर अक्षर द्वारा, जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 अक्षर द्वारा, अक्षर कोई बना दिया, ABCD बना दिया, या अंक द्वारा 1 2 3 4 5, कोई अंक लिख दिया, कोई मोबाइल में कुछ लिख दिया, यह चिन्ह के साधनों द्वारा, या कोई ड्राइंग बना दी उस पर, या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा व्यक्त किया गया, यानी फिर कई चीज़ें इस्तेमाल कर ली, अंक भी कर लिए, अल्फ़ाबेट भी कर लिए, न्यूमेरिक्स भी कर लिए, या फिर कोई उस पर फिगर मार्क बना दिया है, इनका यूज करके कोई चीज़ करता है, उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को या उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि सब चीज़ें करके उपयोग, साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं इत्यादि चीज़ें, वो सब डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ की यही है। अब इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी नाल्य के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। तो दस्तावेज है तो सीधा सा आप ये याद रखिए कि कोई पदार्थ हो उस पर चाहे न्यूमेरिक के हिसाब से लिखा हो, चाहे अंक, न्यूमेरिक मतलब अंक हो गया, चाहे अल्फ़ाबेटली ABCD वैसे हो गया, या कोई मार्क बना के बना दिया, कोई भी चीज़ है, या सारे मिला करेंगे तो वो चीज़ दस्तावेज है IPC के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस पे लिखा गया, दृष्टांत भी दे रखा है, जैसे इसमें
किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके दस्तावेज है। दस्तावेज कुछ भी है, ठीक है। आपने किसी चेक पे साइन कर दिया है, चेक आपका दस्तावेज है। कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एक दस्तावेज है। कोई विल है, आपने कोई वसीयत है, वो एक दस्तावेज है। सब चीज़ दस्तावेज ही है। स्पष्टीकरण 2 में बात कही गई है, जैसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वस्तुतः अभिव्यक्त न किया गया हो। यानी इसमें कह रहा है कि जो चीजें हम बात कर रहे हैं उसको अभिव्यक्त किया हो ना किया गया हो, पर ये चीज मानी जाएगी वो दस्तावेज है, ठीक है। किस इसके साथ ही सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जोड़ा गया था। सभी को पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था और उसके धारा 51 में यानी 91 तथा प्रथम अनुसूची द्वारा इसको अंतर्स्थापित किया गया था आईपीसी में, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टी में है। यानी जो धारा 2 है उसका पहला उपखंड है, उस पे जो टी है, ठीक है, खंड टी होता है जो आपका क्लोज टी है, उसके अंदर जो चीज़ की वो सेम चीज़ यहाँ मानी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 30 की, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के घोतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। यानी जो इस लाइन में क्या कहना चाहता है कि कोई विधिक अधिकार सर्जन यानी कोई अधिकार पैदा करता है, ठीक है, सर्जित करता है, या कोई उस चीज़ को विस्तृत यानी बढ़ाता है, एक्सपेंड करता है उसको, या अंतरित या ट्रांसफर करता है, या फिर निर्वापित यानी कि उसको समाप्त करता है या छोड़ देते हैं किसी चीज़ को, ये सब चीज़ें स्वीकार करते हैं या दायित्व रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। एक दृष्टांत दिया गया है इस पे, जिस पे अपना क्लियर हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल दिया गया कि क्या एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है, इस पृष्ठांकन यानी जो समर्थन करता है उस पर लिखा है, पीछे साइन किया उस पर, का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। क्योंकि उसने साइन कर दिया कि ये चीज़ है भाई, इस पे इस धारक को इतने रुपये दिए जाए, ठीक है। अब वो जो बॉन्ड उसने जो बनाया है, उसने विनय पत्र है जो प्रभाव कर रहे हैं, पृष्ठांकन पीछे लिख दिया, तो सामने वाले को देंगे तो वो ये मानेगा कि ये उस व्यक्ति ने कहा है, तब उसके साइन है, तो मूल्यवान प्रतिभूति है वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 31 की, विल की। विल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का घोतक है, यानी कि कोई भी पेज है, कोई भी कागज है जो कि यह चीज़ शो करता है, दर्शाता है कि जो अमुक व्यक्ति की संपत्ति है या अमुक व्यक्ति का जो भी कोई उसने संपत्ति अर्जन की है, प्लॉट है, पैसा है, कुछ भी है, वो उस व्यक्ति को दे होगा तो वो विल कही जाएगी, ठीक है। अब 32 में पढ़ते हैं, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है। यानी अब इस 32 में क्या कहना चाहता है लोग, तो आईपीसी कहती है 32 में सेक्शन में कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, यानी कि जब तक कि कोई स्पष्ट रूप से दिख के प्रतिकूल ना हो, तब तक इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोभ पर भी है। यानी कि जहाँ भी अवैध लोभ लिखा आएगा वहाँ पे जब तक उसको स्पष्ट अलग से डिफाइन नहीं करेंगे तब तक यही माना जाएगा कि वो अवैध लोभ यानी उस कार्य को अवैध रूप से किया गया है, अवैध रूप से उसको हटाया गया, ये चीज़ उसको मानी जाएगी। अब आपने बात करते हैं सेक्शन 33 की। इस पे लिखा गया है आप अपना एक्ट या ओमिशन, कार्य या लोप। कार्य शब्द कार्यावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का, लोप शब्द लोपावली का घोतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप। यानी कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कि ये एक्ट किया है कि ए जा रहा है, ठीक है, ए जाते ने एक्ट किया, थप्पड़ मार दिया, तो ए ने क्या किया, थप्पड़ मार दिया, क्या कार्य किया कि थप्पड़ मारा, तो ये कार्य है तो इसको कार्य माना जाएगा। लोप, लोप का मतलब है कोई चीज़ को लोप किया, कि राम ने, चलो अपने किसी पर्टिकुलर का नाम राम, श्याम, मोहन, रहीम किसी का नाम नहीं लेते, अपन ए बी के हिसाब से बात करते हैं। तो ए ने लोप यह किया कि जो अमुक संपत्ति है वो उसकी है,
जबकि वह संपत्ति उसकी देख रेख में मात्र थी। ठीक है, उसने लोभ क्या किया, संपत्ति तो बिकी है, पर ए ने यह कह दिया कि संपत्ति मेरी है, उसने उसको बेच दिया, आगे बेच दिया। और वो सिर्फ देख रेख कर रहा था। देख रेख का मतलब ये था कि पड़ोसी था, पड़ोसी ने लगा दिया, पड़ोसी ने कह दिया कि देख देख ए, मेरा ये प्लॉट है, अगर कोई आए तो मेरे को बता देना, अपने इसको बेचना है। पर जो ए ने क्या किया, सी को बेच दिया कि ये तो मेरा ही प्लॉट है, ठीक है, तो टेंशन मत ले, ये प्लॉट मेरा है, मैं से बेच देता हूँ। उसने लोभ कर दिया कार्य के बीच में, इस तरह से हो गया। तो अभी अपनी इतनी बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर अपने आगे वाले जो सेक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। अगर कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ताकि अपने इसको सुधार करें। धन्यवाद।